हेलो स्टूडेंट्स, आज हमारा जो +1 पॉलिटिकल साइंस का जो नेक्स्ट चैप्टर है सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया, भारत का सर्वोच्च न्यायालय, यानी कि इस चैप्टर में हम देखेंगे सबसे पहले तो जो सुप्रीम कोर्ट है उस सुप्रीम कोर्ट की जो कंपोजिशन है, उसकी जो रचना है, उसमें देखेंगे हम कि कैसे सुप्रीम कोर्ट जो है उसके मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति होती है, उसका कार्यकाल कितना होता है, कैसे उसको पद से हटाया जाएगा और उसका कितना वेतन होता है, उसके लिए क्या क्या योग्यताएं होनी चाहिए, उसकी नियुक्ति कौन करता है और कैसे की जाती है। और साथ के साथ हम देखेंगे कि सुप्रीम कोर्ट के जो पावर एंड फंक्शंस हैं, यानी कि उसकी शक्ति और उसका क्षेत्राधिकार, उसमें हम देखेंगे कि उसकी प्रारंभिक शक्तियां कौन कौन सी हैं, यानी कि वे मामले जो सीधे सुप्रीम कोर्ट में ले जाए जा सकते हैं। और फिर है उसका अपीलीय क्षेत्राधिकार, फिर है उसका परामर्श संबंधी क्षेत्राधिकार, और उसके साथ साथ हम देखेंगे कि कैसे जो अपनी जो सुप्रीम कोर्ट है, कैसे वो स्वतंत्र और निष्पक्ष तरीके से अपने पद पर काम करती है, ताकि उसके ऊपर विधान पालिका और कार्यपालिका का कोई किसी प्रकार का प्रेशर ना हो, और कैसे उसको संवैधानिक शक्तियां जो है वो प्रदान की गई है। और साथ के साथ हम उसमें ये भी देखेंगे कि उस सुप्रीम कोर्ट को जो है कि अपने देश के अंदर जो एकीकृत न्यायिक व्यवस्था है उससे क्या अभिप्राय है। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि अपने सुप्रीम कोर्ट की जो कंपोजिशन है, उसकी जो रचना है, उसके बारे में पढ़ेंगे हम। तो इसमें हम देखते हैं कि जो अपनी न्यायपालिका है, न्यायपालिका जो सरकार का सबसे महत्वपूर्ण तीसरा अंग है, यानी कि सरकार का सबसे महत्वपूर्ण जो है वो तीसरा अंग है। देखो, अपने देश में जो गवर्नमेंट है उसका जो स्ट्रक्चर है, वो स्ट्रक्चर दो प्रकार से पाया जाता है अपने देश में। एक तो उसका वर्टिकल फॉर्म्स है, जैसे सेंट्रल गवर्नमेंट है, स्टेट गवर्नमेंट है और लोकल गवर्नमेंट है। इसके बारे में हम पिछले चैप्टर में डिस्कस कर चुके हैं कि अपने देश के अंदर जो फेडरल सिस्टम कायम किया गया है देश में, उस फेडरल सिस्टम में जो संवैधानिक जो शक्तियां हैं उनका जो डिस्ट्रीब्यूशन किया गया है सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट के बीच में, कैसे कॉन्करेंट लिस्ट है, स्टेट लिस्ट है और सेंटर लिस्ट है। उसमें सेंटर और स्टेट की जो पावर एंड फंक्शंस है उसके बारे में हम पढ़ चुके हैं। तो अपनी गवर्नमेंट का एक फॉर्म होता है वर्टिकल फॉर्म और एक होता है हॉरिजॉन्टल फॉर्म्स, यानी कि हॉरिजॉन्टल फॉर्म्स में जो इसका क्षैतिज वितरण है उसमें हम देखते हैं विधान पालिका, दूसरा है कार्यपालिका और तीसरा है न्यायपालिका। देखो, ये जो विधान पालिका है इसका प्रमुख काम होता है कानून बनाना, यानी कि विधान पालिका मीन्स जो अपनी पार्लियामेंट है, जो अपनी संसद है। इसके बारे में मैं आपको विस्तार से बता चुका हूं पिछले वीडियो में। इसके दो अंग हैं, लोकसभा और राज्यसभा, और राष्ट्रपति जो है इसका अभिन्न अंग होता है, यानी कि राष्ट्रपति लोकसभा और राज्यसभा से मिलकर के अपनी संसद बनती है। और संसद जो है इसकी अपनी पावर है, जैसे कानून बनाना, संविधान में संशोधन करना, बजट को स्वीकृति देना, राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति के चुनाव में भाग लेना, पुराने जो कानून हैं उनको हटाना, नए कानून बनाना या पुराने कानूनों में संशोधन करके जो अपने सामयिक परिस्थितियों के अकॉर्डिंग जो उसको अप टू डेट रखते हैं, तो वो सारे काम जो हैं अपनी संसद के हैं। संसद जो है वो बजट को भी स्वीकृति देती है, उसकी अनुमति के बिना
कोई भी एक पैसा जो है वो न तो कलेक्ट किया जा सकता है, न उसको उसके अनुमति के बिना वो खर्च किया जा सकता है। अब दूसरा जो अंग है कार्यपालिका, यानी कि इसने जो कानून बनाया है, कानून जो बनाया है, ये कानून जो है उसको लागू करती है न्यायपालिका, यानी कि उसको लागू करवाती है। उसका काम है उसको लागू करना, लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन रखना, ये जो है कार्यपालिका का काम है। इसके बाद है न्यायपालिका, यानी कि जो सरकार का सबसे तीसरा महत्वपूर्ण अंग है। ये एक तो देखो न्यायपालिका जो है इसके पास जो अपनी शक्तियां हैं, एक तो ये अपने संविधान की संरक्षक है, जो अपना संविधान है उस संविधान की संरक्षक है, उसकी गार्जियन है, यानी कि अपने संविधान की जो सुप्रीमेसी है उसको बनाए रखना न्यायपालिका का काम होता है। दूसरा ये देखती है, दूसरा ये काम करती है कि विधान पालिका ने जो कानून बनाया है उस कानून की संवैधानिकता की जांच करना, यानी कि उसकी संवैधानिकता की जांच करना कि इसके द्वारा बनाया गया जो कानून है क्या वो संविधान की जो मूल भावना है उसके खिलाफ तो नहीं है, और यदि ऐसा है तो न्यायपालिका उसकी संवैधानिकता की जांच करके उस कानून को रद्द कर देती है। तीसरा है कि न्यायपालिका जो है, देखो आपका संविधान जो है आपको कुछ फंडामेंटल राइट्स देता है, कुछ मूलभूत सुविधाएं देता है, जिनका आप प्रयोग करके अपने जीवन का ऑलराउंड डेवलपमेंट करते हैं, सर्वांगीण विकास करते हैं। तो उसके जो संवैधानिक जो नागरिकों के जो अधिकार हैं उन अधिकारों की सुरक्षा करना, अधिकारों की सुरक्षा करना। तो इसमें देखो ये जो सिद्धांत है आपका, जो हॉरिजॉन्टल फॉर्म्स है अपनी गवर्नमेंट का, गवर्नमेंट यानी सरकार, सरकार जो है वो उसका एक वरित रूप है। कानून किसके द्वारा बनाए जा रहे हैं? विधान पालिका के द्वारा। क्यों बनाए जा रहे हैं? लोगों की भलाई, उनके कल्याण के लिए। लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करना है तो कानून जो है उसको लागू करना है। ये कौन कार्य करती है? कार्यपालिका। किसके लिए? लोगों की भलाई और उनके कल्याण के लिए। न्यायपालिका है तो न्यायपालिका भी किसके लिए काम कर रही है? लोगों के जन कल्याण, उनके भलाई, उनके अधिकारों के लिए। तो वरित रूप में देखें तो तीनों ही अंग जो हैं वो सरकार हैं, लेकिन सरकार का जो हम देखते हैं वो सिर्फ और सिर्फ हम रखते हैं कार्यपालिका से संबंधित। ये जो हॉरिजॉन्टल रूप है सरकार का, इसमें सबसे पहले एक फिलोसफर हुए हैं फ्रांस के, उनका नाम था मॉन्टेस्क्यू। यानी कि मॉन्टेस्क्यू के समय में ऐसा था कि भी सभी शक्तियों का जो सोर्स होता था वो एक राजा होता था और वो अपनी मनमानी करता था। कानून भी वही बनाता था, लागू भी वही करता था, न्याय भी वही देता था। तो एक प्रकार से हम देखते हैं कि वो सभी शक्तियों का सोर्स जो है वो एक ही व्यक्ति होता था। अब यदि कानून भी वही एक व्यक्ति बनाएगा, लागू भी उसी को करेगा, न्याय भी वो खुद देगा, तो वो व्यक्ति पक्षपाती हो सकता है। इसलिए मॉन्टेस्क्यू ने शक्ति पृथक्करण का सिद्धांत दिया था और उस शक्ति पृथक्करण सिद्धांत में उसने ये दिया था कि भी विधान पालिका एक अंग ऐसा हो जो कानून बनाए, दूसरा अंग हो जो उसको लागू करे, और तीसरा अंग है कि वो देखे उस कानून की संवैधानिकता की जांच करे कि क्या वो कानून उनके अपने मन मुताबिक या उनके ही लक्ष्यों को पूरा कर रहे हैं। तो एक ऐसी स्वतंत्र एजेंसी का होना जरूरी है जो इसकी मनमानी के ऊपर रोक लगा सके। इसकी जो मनमानी है उस पर रोक एक स्वतंत्र एजेंसी होगी, तभी लोगों के जो अधिकार वगैरह हैं वो सुरक्षित रह सकते हैं। और एक देश के अंदर जो रूल ऑफ लॉ है, जो कानून का शासन है, वो तभी स्थापित हो सकता है जब एक ऐसी स्वतंत्र एजेंसी हो
जो इनके मनमाने व्यवहार पर कंट्रोल कर सके न्यायाधीश के। इसलिए उसने शक्ति पृथक्करण का सिद्धांत दिया था। अब अपना जो संविधान है, इनके बीच पावर और जो जुरिडिकेशंस है, इनकी शक्ति और जो क्षेत्राधिकार है, उनका वर्णन किया गया है। जैसे ये कानून बनाएगा, ये लागू करेगी, ये उसकी संवैधानिकता की जांच करेगी। तो इस प्रकार हम देखते हैं, इसको बोलते हैं, ये जो सिद्धांत दिया था, ये सिद्धांत है चेक्स एंड बैलेंस। ये जो सिद्धांत है चेक्स एंड बैलेंस, यानी अवरोध और संतुलन। ये अवरोध और संतुलन जो है, इस प्रकार जो है ये कार्य किया गया है। तो इसमें आपने देखा कि न्यायपालिका जो है वो सरकार का एक सबसे महत्वपूर्ण अंग है। तो और वो उसके जो पावर एंड फंक्शंस है वो आगे हम देखेंगे। तो आपको ये पता होना चाहिए कि भी कौन कानून बनाता है, लागू कौन करता है, उसकी संवैधानिकता की जांच कौन करता है, नागरिकों के मौलिक अधिकारों की सुरक्षा कौन करता है, रूल ऑफ लॉ यानी कानून का स्थापित, जो कानून द्वारा स्थापित जो प्रक्रिया है उसको कौन फॉलो करवाता है। ये सारी चीजें जो है वो एक स्वतंत्र एजेंसी है अपनी न्यायपालिका। अब हम देखेंगे जो अपनी न्यायपालिका है, इसकी जो कंपोजिशन है, इसकी जो रचना है, इसके बारे में पढ़ेंगे हम। यानी कि न्यायपालिका की जो रचना है उसके बारे में पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हम देखते हैं अपने मूल संविधान के समय में, तो सबसे पहले हम देखते हैं अपने सुप्रीम कोर्ट की जो रचना है। रचना सबसे पहले तो आपको ये पता होना चाहिए कि अपने देश के अंदर एकीकृत न्यायिक व्यवस्था है। एकीकृत न्यायिक व्यवस्था, एकीकृत न्याय व्यवस्था से क्या अभिप्राय है? एकीकृत न्याय व्यवस्था से क्या अभिप्राय, न्यायिक व्यवस्था से क्या अभिप्राय है कि अपने देश के अंदर जितनी भी अदालतें हैं, चाहे वो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स हैं, हाई कोर्ट्स हैं, या और जितनी निचली अदालतें हैं, जितनी भी अपने देश के अंदर अदालतें हैं, वो सभी अदालतें जो हैं वो एक ही सुप्रीम कोर्ट के अधीन आती हैं। जैसे अपना सुप्रीम कोर्ट जो है वो नई दिल्ली में है, नई दिल्ली में। इसी प्रकार जितने अपने हाई कोर्ट हैं, अपने देश के अंदर 25 हाई कोर्ट हैं, और इनके अंदर इसके नीचे जो है वो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स आते हैं, और फिर जो निचली अदालतें आती हैं, तो सभी अदालतें अपने देश के अंदर एक ही सुप्रीम कोर्ट के अधीन होती हैं। उसी को बोलते हैं एकीकृत न्यायिक व्यवस्था। आपने देखा हो, सुप्रीम कोर्ट जो भी डिसीजन देता है, जो भी निर्णय देता है, वो निर्णय नीचे की अदालतों को मान्य होते हैं। और सुप्रीम कोर्ट के पास एक पावर भी है, वो नीचे की जो अदालतें हैं, हाई कोर्ट है, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स हैं, इनके द्वारा दिए गए जो भी जजमेंट हैं, निर्णय जो हैं, इनको भी बदल सकता है। तो इस प्रकार हम देख सकते हैं कि अपने देश के अंदर जो एकीकृत न्यायिक व्यवस्था है, तो उससे क्या अभिप्राय है कि जितनी भी अदालतें हैं वो सभी की अदालतें जो हैं वो एक ही सुप्रीम कोर्ट के अधीन होती हैं। इसके बाद हम देखते हैं कि अपना जो मूल संविधान है, जैसे वर्तमान में हम देखें तो अपने जो सुप्रीम कोर्ट है, सुप्रीम कोर्ट के अंदर 33 अन्य न्यायाधीश हैं वर्तमान समय में। यानी कि वर्तमान समय में अपने सुप्रीम कोर्ट में 33 जो हैं वो अन्य न्यायाधीश हैं, और एक जो है वो मुख्य न्यायाधीश है, मुख्य न्यायाधीश। तो यदि हम जब अपना देखें, जब हम देखें तो जब अपना संविधान जो है वो लागू हुआ था 26 जनवरी 1950 को, और फिर अपने उसी समय जो है 24 जनवरी 1950 को सुप्रीम कोर्ट ने अपना जो कार्यभार जो है वो स्टार्ट कर दिया था। तो मूल संविधान में हम देखें, जो मूल संविधान है, उस मूल संविधान में यदि हम देखें तो 7 अन्य जो हैं वो न्यायाधीश थे और एक मुख्य न्यायाधीश था। वर्तमान में क्या है
33 अन्य न्यायाधीश हैं और एक मुख्य न्यायाधीश है, लेकिन मूल संविधान में इनकी संख्या जो है वो केवल 8 थी। और फिर जो है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट जो है, इनमें आपने देखा हो अपनी जो न्याय व्यवस्था है वो काफी लंबी, खर्चीली और समय साध्य है, और जो हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के जो जजेज वगैरह होते हैं इनके ऊपर काफी बर्डन होता है। आपने देखा हो कई बार 10-10, 15-15, 20-20 साल के बाद जजमेंट आते हैं, निर्णय आते हैं। तो अपनी जो न्यायिक व्यवस्था है इसकी बड़ी खामी है ये, क्योंकि न्याय में देरी अन्याय के समान है। तो इस प्रकार हम देखते हैं जब उसके ऊपर काम का बोझ बढ़ता गया तो फिर क्या हुआ, पहली बार अपने देश के अंदर 1956 में जो न्यायाधीशों की संख्या, नंबर ऑफ जो जजेज हैं उनकी संख्या के लिए एक एक्ट बनाया गया था, और वो एक्ट बना था 1956। यानी कि न्यायाधीशों की जो संख्या है, उस संख्या से रिलेटेड जो एक्ट बनाया गया, जो कानून बनाया था 1956 में, तो उस समय इनकी जो संख्या जो 7 थी वो 7 से बढ़ा करके कर दी गई 14। ये ध्यान रखना है आपने कि मूल संविधान में तो 7 न्यायाधीश थे, लेकिन 1956 में 7 से बढ़ा करके इनकी संख्या जो है वो कर दी गई, 10 कर दी गई थी। ध्यान रखना, ये कर दी गई 10। फिर 1966 में इनकी संख्या जो है वो 10 से बढ़ा करके कर दी गई 14। फिर 1978 यानी 1978 में इनकी सदस्य संख्या, जो इनकी सदस्य संख्या है, इनकी सदस्य संख्या जो है वो 14 से बढ़ा करके कर दी गई थी 18। 14 से बढ़ा करके कर दी 18। और फिर जो है 86 यानी 1986 में इनकी संख्या जो है वो बढ़ा करके कर दी 14 से 26। और फिर जब अपने देखो, इनकी सदस्य संख्या बढ़ाने का जो अधिकार है वो अधिकार अपनी पार्लियामेंट के पास है, अपनी संसद के पास है। तो 86 में 26 और 2008, ध्यान रखना है, 2008 में इनकी संख्या बढ़ा करके कर दी गई थी 26 से 31। यानी कि 30 अन्य न्यायाधीश और एक मुख्य न्यायाधीश, 25 अन्य न्यायाधीश, एक मुख्य न्यायाधीश, 15 अन्य न्यायाधीश, एक मुख्य न्यायाधीश। तो इस प्रकार हम देखते हैं कि 1956 में न्यायाधीशों की संख्या से रिलेटेड जो एक्ट था उस समय इनकी संख्या 7 से 10, फिर 10 से 14, 14 से फिर 20, 20 से फिर 26, फिर जो है 31, और वर्तमान समय में हम देखें तो अब उनकी सदस्य संख्या 30 अन्य न्यायाधीश हैं और 33 अन्य न्यायाधीश हैं और एक मुख्य न्यायाधीश है। इसके बाद हम देखते हैं इसकी जो नियुक्ति है, इसके बाद हम देखेंगे कि सुप्रीम कोर्ट के जो चीफ जस्टिस हैं, चीफ जस्टिस, उस चीफ जस्टिस को अपॉइंट कौन करता है। उसका जो अपॉइंटमेंट है, यानी कि उसका जो अपॉइंट है उसको कौन करता है, तो सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस को अपॉइंट करता है अपने देश का प्रेसिडेंट यानी राष्ट्रपति। लेकिन उससे पहले क्या है कि सुप्रीम कोर्ट का जो चीफ जस्टिस है उसको अपॉइंट करता है प्रेसिडेंट, लेकिन प्रेसिडेंट जो है वो किसी भी व्यक्ति को सुप्रीम कोर्ट का चीफ जस्टिस नहीं बना सकता, किसी भी व्यक्ति को। उसके लिए कुछ योग्यताएं हैं। सबसे पहले तो योग्यता है कि वो भारत का नागरिक हो। पहले उसकी योग्यता है, क्वालिफिकेशन, पहली उसकी योग्यता है कि वह भारत का नागरिक हो, भारत का नागरिक हो। दूसरी योग्यता है कि वह किस पागल या दिवालिया ना हो, भारत का नागरिक हो, पागल या दिवालिया ना हो। तीसरी योग्यता है वो कम से कम 5 वर्ष, कम से कम 5 वर्ष हाई कोर्ट में जस्टिस रह चुका हो, न्यायाधीश रह चुका हो, यानी कि उसका पास एक्सपीरियंस हो, अनुभव हो
कि कम से कम वो 5 वर्ष में हाई कोर्ट या जो निचली अदालतें हैं उनके अंदर वो 5 वर्ष तक जज रह चुका हो, वो न्यायाधीश के पद पर काम कर चुका हो, या है नंबर 4 आप लिख सकते हैं कि कम से कम 10 वर्ष तक कम से कम 10 वर्ष तक वो हाई कोर्ट में वकालत कर चुका हो, कम से कम 10 वर्ष तक वो हाई कोर्ट में वकालत कर चुका हो। नंबर 5, या ये ध्यान रखना है, या वो व्यक्ति कानून का विद्वान व्यक्ति हो, राष्ट्रपति की नजर में वह एक प्रसिद्ध विधिवेत्ता व्यक्ति हो, उसको भी प्रेसिडेंट जो है वो सुप्रीम कोर्ट का चीफ जस्टिस नियुक्त कर सकता है। यानी राष्ट्रपति की नजर में वो एक प्रसिद्ध विधिवेत्ता व्यक्ति हो। जैसे एक बार अपने देश में ऐसा हुआ है, मोहम्मद हिदायतुल्लाह ने एक दिन भी वकालत नहीं की, न सुप्रीम कोर्ट में वकालत की, न वो किसी हाई कोर्ट या निचली अदालतों में वो जज के पद पर उसने काम नहीं किया, लेकिन ये लॉ यूनिवर्सिटी का प्रोफेसर था और दीवानी और फौजदारी कानूनों में उसकी जबरदस्त पकड़ थी। और पहला ऐसा पर्सन है, यदि ये जीके का भी पर्सन है, कि मोहम्मद हिदायतुल्लाह ऐसे पहले अपने देश के चीफ जस्टिस बने हैं जिसने एक दिन भी वकालत नहीं किया, नीचे की अदालतों में वो काम पर या उसने पद पर काम नहीं किया। इसके बाद नंबर 6 है अक्टूबर 1993। देखो क्या था, अपने मूल संविधान के अंदर एक परंपरा चली आ रही थी। वो परंपरा ये थी कि जो सुप्रीम कोर्ट के जो सीनियर जो न्यायाधीश हैं, यानी कि जिनकी सीनियरिटी है, उस सीनियरिटी के बेस पर जो पैनल है वो पैनल डिसाइड करता था और फिर सुप्रीम कोर्ट का चीफ जस्टिस उस पैनल की जो सिफारिशें जो थी वो गृह मंत्री को भेजता था और फिर राष्ट्रपति उसको अपॉइंट करता था। ये एक परंपरा चली आ रही थी कि सबसे सीनियर व्यक्ति को ही सुप्रीम कोर्ट का जज बनाया जाता था। लेकिन 1973 के अंदर 1973 इसमें एक कमिटेड जो जुडिशरी है, यानी कि जो वचनबद्ध जो न्यायपालिका है, उसको स्थापित करने के लिए श्रीमती इंदिरा गांधी प्राइम मिनिस्टर थी अपने देश की। तो उस समय उसने क्या काम किया, जो सीनियर जजों की जो एक प्रकार से अपॉइंटमेंट हो रही थी उसको नजरअंदाज करते हुए इसने अपने एक पसंदीदा व्यक्ति को, यानी कि उसका नाम था अजीत नाथ रे को जो है वो सुप्रीम कोर्ट का चीफ जस्टिस अपॉइंट करवा दिया उसने, यानी कुछ सीनियरिटी को नजरअंदाज किया इंदिरा गांधी ने। उसके बाद जो है उसके विरोध में जो सीनियर जजों का जो पैनल था उसमें जो सीनियर थे उसमें श्री सेल्ट, श्री रूजवेल्ट और हेगड़े, इन्होंने क्या काम कर दिया, अपने पद से त्यागपत्र दे दिया। फिर मोरारजी देसाई के नेतृत्व में जनता पार्टी की जो सरकार आती है तो उसमें वो प्रावधान करते हैं कि सीनियर जजों 4 वरिष्ठतम न्यायाधीशों का एक पैनल होगा और वो पैनल जो है सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस को अपनी रिकमेंडेशन देगा और फिर उसी रिकमेंडेशन के आधार पर प्राइम मिनिस्टर यानी कि प्रेसिडेंट यानी राष्ट्रपति जो है वो सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस को अपॉइंट करेगा। ऐसा इसलिए किया गया है ताकि वो कार्यपालिका या विधान पालिका उसके ऊपर कोई प्रेशर ना बना सके और उसकी जो भूमिका है वो बिल्कुल इंडिपेंडेंट हो और वो अपनी फेयर एंड फ्री जो है वो ट्रायल कर सके, उसके ऊपर किसी प्रकार का कोई नियंत्रण ना हो। तो ये है उसकी योग्यताएं। इसके बाद देखो उसका होता है कार्यकाल। सुप्रीम कोर्ट के जो चीफ जस्टिस होते हैं उनका होता है कार्यकाल यानी टेन्योर। देखो सुप्रीम कोर्ट का जो चीफ जस्टिस अपॉइंट हो जाता है तो उसका कार्यकाल है। कार्यकाल मतलब
कि कितने समय तक वो अपने पद पर काम करेगा। तो उसके लिए दो हैं और वो दोनों में से कोई एक कंडीशन को, कोई एक शर्त को पूरी करता हो। जैसे या सबसे पहले उसका कार्यकाल जो है वो 6 वर्ष का होता है, 6 वर्ष का। तो यहां दो चीजें हैं, वो अपने पद से जब रिटायर होगा तो दो चीजें हैं, या तो उसकी उम्र 65 वर्ष पूरी हो जाए, या तो उसकी उम्र जो है वो 65 वर्ष पूरी हो जाए, 65 वर्ष जो है वो पूरी हो जाए, या अपना कार्यकाल वो 6 साल का पूरा कर दे। इन दोनों में से कोई एक कंडीशन को वो पूरा करता है तो उसको अपना कार्यकाल समाप्त माना जाएगा। या तो उसकी उम्र, उस व्यक्ति की उम्र जो है वो 65 वर्ष पूरी हो जाए, या अपना वो कार्यकाल 6 साल का पूरा कर दे। जैसे मान लो कोई व्यक्ति 62 वर्ष की आयु में वो चीफ जस्टिस बनता है, 62 वर्ष की आयु में वो चीफ जस्टिस बनता है, तो उसका कार्यकाल जो है वो 3 साल का ही होगा, क्योंकि उसमें एज लिमिट जो है, उसकी जो मैक्सिमम एज है, जिस पद पर उम्र है वो काम करेगा, तो फिर उस कंडीशन में उसकी 65 वर्ष की उम्र पूरी हो जाती है, उसकी उम्र जो है वो पूरी हो जाती है। और फिर मान लो कोई व्यक्ति जो है, कोई भी व्यक्ति मान लो वो 52 साल की उम्र में, या वो 57 साल की उम्र में, या 55 साल की उम्र में वो चीफ जस्टिस बनता है इंडिया का, तो उसका कार्यकाल जो है वो 6 साल का पूरा होगा। यानी 52 साल की उम्र में है तो 58 साल में वो अपने पद से रिटायर हो जाएगा, उसका कार्यकाल पूरा हो जाएगा, क्योंकि कंडीशन दोनों में से कोई एक फॉलो करता हो। उससे पहले उसको पद से तभी हटाया जा सकता है यदि वो अपने पद का दुरुपयोग करता है, संविधान की भावना के वो खिलाफ जाता है, करप्शन है, भाई भतीजावाद है, तो उसको अपने पद से पहले तभी हटाया जा सकता है जब संसद यानी कि जो अपनी पार्लियामेंट है, पार्लियामेंट, उसके जो अभी थोड़ी देर पहले मैंने बताया था, लोकसभा और राज्यसभा, लोकसभा और राज्यसभा, ये दोनों सदन उपस्थित एवं मतदान में भाग लेने वाले सदस्य, मतदान में भाग लेने वाले सदस्य, मतदान में भाग लेने वाले सदस्य, यदि दोनों सदन 2/3 मेजोरिटी से वो प्रस्ताव पास कर देते हैं तो उसको पद से हटना पड़ेगा। तो ये था वे उसका कार्यकाल। इसके बाद हम देखते हैं कि सुप्रीम कोर्ट का जो चीफ जस्टिस होता है, सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस को वेतन मिलता है, यानी कि उसकी योग्यता होगी, उसका कार्यकाल होगा, उसकी नियुक्ति राष्ट्रपति कैसे करता है, फिर उसका जो वेतन है, उसका जो वेतन होता है वो भारत की जो कॉन्सोलिडेटेड जो फंड होता है, भारत की जो संचित निधि है, उस संचित निधि से उसको वेतन मिलता है। और उस पद पर रहते समय उसके वेतन में न तो कटौती की जा सकती है और न ही उसके वेतन में बढ़ोतरी की जा सकती है। इसके बाद जब वो रिटायर हो जाता है, यानी कि उसका कार्यकाल पूरा हो जाता है, रिटायरमेंट के बाद वो उसकी वकालत जो है, उस वकालत पर प्रतिबंध लग जाता है, यानी कहीं पर भी वो बंदा जो है वकालत नहीं कर सकता, चाहे वो कोई हाई कोर्ट है, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट है, कोई भी है। ऐसा इसलिए किया गया है ताकि उसकी पद की गरिमा, उसकी स्वतंत्रता और उसकी जो निष्पक्षता है उसको बनाए रखा जा सके। तो इसमें हमने देखा अपने सरकार के जो हॉरिजॉन्टल फॉर्म्स है, न्यायपालिका, शक्ति पृथक्करण का सिद्धांत किसने दिया, क्यों जरूरी है शक्ति पृथक्करण का सिद्धांत,
और फिर हमने देखा कि अपने सुप्रीम कोर्ट का जो कंपोजिशन है, उसकी जो रचना है वो कैसी है। कल हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे सुप्रीम कोर्ट के पावर एंड फंक्शंस, यानी कि उसके प्रारंभिक क्षेत्राधिकार, उसका अपीलीय क्षेत्राधिकार, उसका परामर्श संबंधी क्षेत्राधिकार और परमादेश, उसके बारे में हम कल नेक्स्ट वीडियो में चर्चा करेंगे। धन्यवाद।